हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो आपको एंड तक देखना है। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक लागत क्या है, समझाइए। ठीक है, अगर आप भी इस बार क्लास 12th में और इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर सच में आप इकोनॉमिक्स के पेपर में फुल मार्क्स लाना चाहते हो। ठीक है, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उनको यहाँ पर हम देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वास्तविक लागत क्या है, समझाइए। तो सबसे पहले गाइस आपको हेडिंग डालनी है वास्तविक लागत, और इसके बाद आप लिखोगे कि वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जाता है क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट एवं त्याग का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे कि वास्तविक लागत क्या है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो वास्तविक लागत क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए। आप लिखोगे कि वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जाता है क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट एवं त्याग का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा तैयार करोगे। नेक्स्ट आपको ये तैयार कर लेना है कि किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। ठीक है, और किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। इसमें आप सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है वस्तु की पूर्ति का अर्थ, और फिर इसमें आपको इस तरह से लिखना है कि किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के इच्छुक है। ठीक है, तो किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। वस्तु की पूर्ति का अर्थ हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से इस प्रश्न का आंसर वहाँ पर लिख कर आना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको ये तैयार कर देना है। इसी के साथ चलिए आप देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, और वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर सच में इकोनॉमिक्स के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो। इसी के साथ यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि गिफिन वस्तुएं क्या है, और ये क्वेश्चन गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन गाइस आपके इंपॉर्टेंट हैं उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। गिफिन वस्तुएं क्या है, कई बार पूछा गया है। तो आप लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे गिफिन वस्तुएं। इसमें आपको लिखना है कि गिफिन वस्तु ऐसी निम्न कोटि की वस्तु है जिसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। ठीक है, कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तथा कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता। अब एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है कि गिफिन वस्तुएं क्या हैं। तो गिफिन वस्तुएं क्या है, आपको हेडिंग डालकर वहाँ पर किस तरह से लिखना है आप देख सकते हो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया गया है कि आर्थिक समस्या क्या होती है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आर्थिक समस्या क्या होती है, आर्थिक समस्या हम किसे कहते हैं, आप लिखोगे सबसे पहले हेडिंग डालोगे आर्थिक समस्या, और इसमें आप लिखोगे कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। क्या लिखोगी कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे। यहाँ पर दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा अच्छे से तैयार कर लीजिए।
तो समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे समष्टि अर्थशास्त्र। आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, आपने देख लिया। आर्थिक समस्या क्या है और गिफिन वस्तुएं क्या हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप देख चुके हो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राजकोषीय नीति क्या है, राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे राजकोषीय नीति। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि सार्वजनिक व्यय, कराधान और सार्वजनिक ऋण से संबंधित सरकारी उपायों को ही राजकोषीय उपाय कहा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि इनसे संबंधित नीति को हम राजकोषीय नीति अथवा बजट नीति कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे राजकोषीय नीति। ठीक है, राजकोषीय नीति के उपाय, इसमें आप लिखोगे कि सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था या घाटे का बजट, ये सब क्या है, राजकोषीय नीति के उपाय हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इस तरह से वहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख कर आओगे। इसी तरह से गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो जो आपका अगला क्वेश्चन है दिया गया है, स्टॉक एवं प्रवाह के अंतर को निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्टॉक एवं प्रवाह में क्या अंतर है, उनको आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि स्टॉक एवं प्रवाह के अंतर को निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और इधर आपको लिखना है स्टॉक और इधर आपको लिखना है प्रवाह। और इसमें देखिए आप किस तरह से लिखोगे, सबसे पहले इधर देख लीजिए स्टॉक क्या है, उसके बाद प्रवाह में क्या आपको लिखना है उसको देखेंगे। स्टॉक आप लिखोगे कि किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा क्या कहलाती है, स्टॉक। सेकंड यहाँ पर आप लिखोगे यह एक स्थैतिक अवधारणा है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है कि स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है कि स्टॉक पूंजी स्टॉक है। ठीक है, 4 पॉइंट यहाँ पर हो गए। अब इधर आप देख लीजिए, आपको इधर क्या लिखना है, आप लिखोगे कि प्रवाह किसी एक समयावधि के दौरान मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है। और इधर आप लिखोगे कि यह एक प्रायोगिक अवधारणा है। और तीसरा पॉइंट इसमें आपको ये लिखना है कि प्रवाह का परिमाप होता है और स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता। और फिर इसमें चौथा पॉइंट आपको लिखना है कि राष्ट्रीय आय प्रवाह है और स्टॉक एक पूंजी स्टॉक है और राष्ट्रीय आय प्रवाह है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर आप इन दोनों में जो अंतर पूछे गए हैं तो इस तरह से लिखोगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे। क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालोगे उत्पादन संभावना वक्र। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपको वहाँ पर किस तरह से लिखना है, आप लिखोगे उत्पादन संभावना वक्र। हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं एक्स तथा वाई के उन सभी संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने पर किया जाता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको किस तरह से लिखना है, आप लिखोगे जबकि साधनों की मात्रा स्थिर है, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है और उत्पादन तकनीकी दी हुई है। अब इस क्वेश्चन का एक बार आप आंसर देख लीजिए किस तरह से लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं एक्स तथा वाई के उन सभी संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। जबकि साधनों की मात्रा स्थिर है, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है और उत्पादन तकनीकी दी हुई है।
अगला क्वेश्चन आप ये भी तैयार कर लेंगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आगत तथा निर्गत से आप क्या समझते हैं, आप लिखोगे, पहले हेडिंग डालोगे आगत तथा निर्गत, और इसमें आप लिखोगे कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के वे तत्व जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या सेवा के निर्माण में किया जाता है आगत कहलाते हैं, जबकि उत्पादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित वस्तुओं या सेवा को हम क्या कहते हैं, निर्गत कहा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह से कुछ और भी जैसे आप तैयार कर लेंगे क्वेश्चन, अल्पकाल एवं दीर्घकाल में क्या भेद है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, चयन की समस्या क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, ठीक है, और एक समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो गाइस ये हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इनको आपको तैयार करना है। अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो गाइस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पर आपको अभी वर्क करना है, और जो भी क्वेश्चन गाइस दिए जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप याद कीजिए, उसके बाद खुद से आपको लिख कर देखना है, ठीक है। अगर इस तरह से अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे तो वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में भी आप वहाँ पर अच्छे से लिख पाओगे। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।